वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे हमारे पार्ट 4 में भारत में भू उपयोग के बारे में। तो हमने देखा था भारत में किस तरीके से भू उपयोग होता है। ये हमने डायग्राम देखा था, किस तरीके से हमने देखा कि एग्रीकल्चर कितने क्षेत्र में होता है, वो कितना हमारा खाली पड़ा है और कितने में हमने ये सब किया जिससे हमारा भू निम्नीकरण हो रहा है। और इसके संरक्षण के लिए हमें कई सारी चीजें करनी पड़ रही है क्योंकि हमारी आपदाओं पे आती जा रही है, क्योंकि भू निम्नीकरण हो रहा है। तो आज हम देखेंगे भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, कि भू निम्नीकरण और संरक्षण किस तरीके से होता है, उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं, आप सब जानते हैं, पूर्वजों से चल रहा है, तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी, बिल्कुल करेगी। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। हमारा भोजन, हमारा मकान, हमारे कपड़े, ये सब हम भूमि से प्राप्त करते हैं। 90% भाग जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो भूमि पूरा कर देती है। ठीक है। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। क्यों? क्योंकि मानव जो है अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए पर्यावरण को जो है हमेशा नुकसान पहुंचाएगा, भूमि का सबसे ज्यादा उपयोग करेगा और भूमि को जो है, भूमि से जितनी भी चीजें उसे मिल रही है वो लेता रहेगा। तो उससे क्या होगा? उससे हमारी भूमि का निम्नीकरण होगा, और भूमि का निम्नीकरण होने के साथ साथ बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतें जो है उनको भी बल मिलेगा। उनको भी क्या मिलेगा? उनको भी बल मिलेगा। जो हमारी जो प्राकृतिक ताकतें होंगी उन्हें भी बल मिल जाएगा और हमारी जो भूमि है निम्नीकरण में बढ़ती जाएगी। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इस समय भारत में करीब 13 करोड़ भूमि, इस समय भारत में करीब 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वो क्या है? निम्नीकृत है। मतलब उसका जो है निम्नीकरण हो चुका है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो चुकी है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। जो ऐसे वन है जो निम्नीकृत है। 56% क्षेत्र जल अपर्दित है। क्या है? जल अपर्दित। कितना? 56% क्षेत्र जो है वो जल अपर्दित है। और क्षेत्रशील शेष क्षेत्र जो है लवणीय और क्षारीय है। तो इस तरीके का जो है हमारा क्षेत्र मिलता है। एक तो क्या है, 56% क्षेत्र क्या है? जल अपर्दित है, और शेष क्षेत्र जो है लवणीय, जिसमें लवण पदार्थ आते हैं, और क्षारीय पदार्थ भी होते हैं कई तरीके के। आपने अम्ल क्षार का नाम सुना होगा, एक एसिड और एक तरीके से क्षार। क्षार को हम बेस भी कह देते हैं। तो कुछ मानव क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, कुछ मानव की क्रियाएं होती है, जैसे ये एक क्रिया है वनोन्मूलन। अति पशुचारण, एक चारण वाली भूमि पे बहुत सारे पशु कर दिए तो उसकी जो चारण वाली भूमि है वो वैसे ही डिग्रेड हो जाएगी। डिग्रेड हो जाएगी मतलब उसका निम्नीकरण हो जाएगा। खनन से भी भूमि के निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई जाती है। आप सब जानते हैं खनन होता है, कोयले की खदानें आपने सुनी होगी, सोने की खदानें सुनी होगी, डायमंड की खदानें सुनी होगी। तो इस सारी खदानों की वजह से भी क्या होता है? भूमि जो है उसका निम्नीकरण होता है। भूमि की जो गुणवत्ता है वो कम होती जाती है। अगर भूमि की गुणवत्ता कम होगी तो फिर बाद में उसमें से कोई भी हमें संसाधन नहीं मिल पाएगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो हमें ये भारत में बंजर भूमि का मैप दिया हुआ है। इस तरीके से बंजर भूमि, जल द्वारा अपर्दित भूमि इतनी सारी है, वनों द्वारा निम्नीकृत क्षेत्र कितना है, सवणीय व क्षारीय क्षेत्र कितना है, लवणीय वारी क्षेत्र ये है हमारा इतना 8%, और वायु द्वारा अपर्दित क्षेत्र 10%। तो इस तरीके से जो क्षेत्र है वो निम्नीकृत हो पा रहा है इन सारी चीजों की वजह से। ज्यादा जल डाल देंगे हम, ओवर इरिगेशन हो जाएगा, इरिगेशन ज्यादा कर देंगे, उससे भी लैंड की जो है निम्नीकृत हो जाता है। तो ये सारे कारण है जिस तरीके से लैंड जो है
जो हमारी भूमि है निम्नीकरण की तरफ बढ़ती जा रही है। अब निम्नीकरण हो गया, हमने ये सब देख लिया, अब इसके उपाय भी हम देखेंगे आगे। अब यहाँ पे देखिए क्या बताया, खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। जो खनन करने के लिए जो कितनी सारी खदानें होती है, वहां पे एक बार हमने काम कर दिया, उसके बाद उनको खाली छोड़ना सबसे बड़ा ब्लंडर साबित है, क्योंकि उससे जो भूमि है वहां की वो निम्नीकरण की तरफ चली जाएगी। खनन के कारण झारखंड जो हमारा राज्य है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, वो वनमूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कारण बनता जा रहा है कि खनन हो रहा है तो वन जो है काटे जा रहे हैं। वनोन्मूलन क्या है, मतलब वन जो है काटे जा रहे हैं, और वन काटेंगे तो भूमि जो है उसका निम्नीकरण होगा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। अब वहां पे तो वनोन्मूलन है, पेड़ों को काटा जा रहा है, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पास्चर लैंड है वहां पे बहुत ज्यादा पास्चर भूमि का यूज हो रहा है, तो उस भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अति पशुचारण कारण है यहाँ पे। अब पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी। अब अधिक सिंचाई कर देंगे, सिंचाई मतलब इरिगेशन, ओवर इरिगेशन कर देंगे तो उसमें इस तरीके की जो चीजें हैं वो हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे पास वहां पे मिल जाती है। समझने में आया? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अति सिंचन से उत्पन्न जलाक्रांतता भी भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। अति सिंचन कर देंगे ना, ओवर इरिगेशन हो जाएगा तो जल जो है, मतलब जल में क्या होता है, एक तरीके से आप सब जानते होंगे कि समुद्रों के जल होते हैं वो सब, उनमें एक नमक, और नमक जो है अगर हमारी जो भूमि है उसमें चल जाता है तो फिर उसकी जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। तो इस वजह से हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, जिससे मृदा में लवणीय और क्षारीयता बढ़ जाती है। वही बात मैंने आपसे करी। अब खनिज प्रक्रियाएं जैसे सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर को पीसना और मृदा बर्तन उद्योग में चूने और सेल खड़ी के प्रयोग में बहुत अधिक मात्रा में वायुमंडल में धूल विसर्जित हुई। आप सब जानते हैं सीमेंट में चूना पत्थर इन सबको पीसा जाता है, तो उससे क्या होता है, वो ज्यादा धूल निकलती है। धूल निकलेगी तो क्या होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, हमारा वायुमंडल प्रदूषित होगा। जब इसकी परत भूमि पर जम जाती है तो मृदा की जल सोखने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। और आप जो जानते हैं सीमेंट जो है, अगर सीमेंट एक बार भूमि पे पड़ गया और वो जम गया तो आप जानते हैं सीमेंट जो है उसकी वजह से जो पदार्थ है वो दूसरी जगह पे नहीं जा पाते, तो इस वजह से अगर वो जम जाएगा तो जो पानी है वो ऊपर ही रह जाएगा, अंदर नहीं जा पाएगा भूमि के अंदर। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल विकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जितनी भी हमारी फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, उन सबसे जो प्रदूषण निकल रहा है उससे वायु, जल ये सब प्रदूषित हो रहे हैं, और उस वजह से वो हमारी भूमि में जा रहे हैं, तो हमारी भूमि भी प्रदूषित हो रही है, निम्नीकरण हो रहा है उसका। तो भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने की बात करेंगे। ये तो हमने देख लिया भूमि निम्नीकरण इस तरीके से हुआ, कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से कौन कौन से कारण है। पंजाब, हरियाणा इनमें ओवर इरिगेशन, अधिक सिंचाई कारण है। राजस्थान, गुजरात में हमने देखा अति पशुचारण कारण है। तो इस तरीके से कारण होते हैं जिनकी वजह से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कारण है भूमि निम्नीकरण के। अब इनकी कुछ समस्याएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो क्या समस्याएं हैं देखें। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को सुलझाने के लिए अब हम संरक्षण की बात करेंगे। भूमि का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, इसकी समस्या को कैसे सुलझा सकते हैं। तो सुलझाने के कई तरीके क्या है, वनोर्पण, हमें पेड़ लगाने पड़ेंगे। चरागाहों का उचित प्रबंधन इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। और जो चरागाह हैं, जो चरा करने वाले मतलब जो पशु पक्षी हैं, उनके लिए जो हमें इतने बड़े बड़े लैंड चाहिए जिनपे उनको हम घास वास वगैरह खिलाने के लिए भेजेंगे, तो उनका प्रबंधन करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो कम मात्रा में। पेड़ पौधों की रक्षक मेघला, शेल्टर बेल्ट, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि कटाव की रोकथाम की जा सकती है। तो रेतीले टीले बना सकते हैं हम, कांटेदार झाड़ियां लगाकर कर सकते हैं, भूमि कटाव को रोकथाम में हम यूज कर सकते हैं, पशुचारण नियंत्रण कर सकते हैं। तो ये सारे जो है शेल्टर बेल्ट बना सकते हैं। इन सबसे ये पहला हमारा संरक्षण का हो गया। फिर ये दूसरा हमारा संरक्षण का हो गया।
ठीक है। अब बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल को परिष्करण के पश्चात विसर्जित करके जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। ये हमारा तीसरा हो गया। बंजर भूमि का भी उचित प्रबंधन करेंगे, खनन नियंत्रण करेंगे, और जो औद्योगिक जल है, जो कई सारी इंडस्ट्री से जल है, उनका परिष्कृत विसर्जन करना पड़ेगा। जल और भूमि को प्रदूषण से बचाने के लिए एक अलग जगह उन्हें बनानी होगी। इन तरीकों से हम भूमि निम्नीकरण को रोक सकते हैं। ये हमारे 3 तरीके हैं जो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरीके हो गए। ठीक है, तो हमारे ये 3 तरीके तो हो चुके हैं। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, मृदा संसाधन। जैसे हमने पढ़ा क्या, भू संसाधन, उसी तरीके से मृदा संसाधन। मृदा मतलब भूमि, मतलब सॉइल। वो हमने भूमि पढ़ी थी, यहाँ पे भूमि नहीं बोल रहे, यहाँ पे हम बोल रहे सॉइल, मृदा संसाधन। सॉइल भी एक संसाधन है, तो किस तरीके से हम जो है उसका यूज कर सकते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ देखते हैं क्या है मृदा संसाधन। चलिए देखते हैं मिट्टी संसाधन किस तरीके से होता है। ये तो हमने देख लिया, भूमि निम्नीकरण और उसका संरक्षण के उपाय 3 पढ़े। ठीक है, तो देखते हैं। तो मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। जो मिट्टी है, जो मृदा है, वो सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य संसाधन है और प्राकृतिक संसाधन है। उसे किसी ने बनाया नहीं है, वो प्रकृति से हमें दिया गया है। यह पौधों के विकास का माध्यम है। आप जानते हैं सोइल पे ही पौधे उगते हैं, जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण भी करती है। हमारी ये सोइल मतलब मृदा। मृदा एक जीवित तंत्र है, एक ये जीवित तंत्र होती है, इसमें जीवन है, देने वाली चीज होती है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, और जो सोइल है, जो मृदा है, उसे कुछ गहरी मीटर में बनने में जो है लाखों वर्ष तक लग जाते हैं। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक शेल अथवा स्तर शेल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। तो कई तरीके के समय के अनुसार जो है सोइल बदलती रहती है। वहां पे वनस्पति हो गया, उसके जीव हो गए, जंतु हो गए, वो अलग अलग कीड़े मकोड़े जो है वो भी सोइल जो है बनने में हेल्प करते हैं, मृदा बनने में हेल्प करते हैं। सोइल को ही मृदा कहते हैं, इंग्लिश में उसे सोइल कह देते हैं मृदा। तो प्रकृति के अनेकों तत्वों जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, बहते जल की क्रिया जो है उससे, पवन से, हिम नदी मतलब वो ग्लेशियर जो आप सबने देखे होंगे, अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती है। ये क्या होती है, जैसे कि आप सबको पता होगा जो रिवर्स होती बहती है। अब किसी भी सॉइल पे से अगर रिवर बहेगी तो सॉइल को जो है वहां से निकाल के कहीं दूसरी जगह पे ले जाएगी नहीं ले जाएगी, तो उससे जो है हमारी मृदा बनने में प्रक्रिया में योगदान होता है कि भाई वो मृदा जो एक तरीके से दूसरी जगह पे जा रही है, तो वहां दूसरी जगह पे जो सॉइल है उसमें वो मिलके एक नई तरीके की सॉइल बन रही है। ठीक है, तो इन सबसे हमें मृदा बनाने में योगदान मिलता है। और पवन भी वैसा ही काम करती है, हवा आएगी तो हवा से जो सॉइल है वो उड़ के दूसरी जगह चली जाएगी। मृदा में होने वाले रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। जो मृदा है उसमें कुछ रासायनिक और जैविक परिवर्तन भी होते हैं। मृदा जैव जिसे ह्यूमस कहते हैं और अजैव जिसमें जीवन नहीं होता, दोनों प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। तो कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मृदा जो है उसमें दोनों तरीके की चीजें होती है। एक तो है कि जिसमें जैव होते हैं, जिनमें जीवन होता है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, तो और उसके बाद अजैव जिनमें कोई जीवन नहीं होता, उस तरीके की चीजें भी हमें मृदा में मिलती है। तो मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्वों, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। तो अब हम प्रकार पढ़ेंगे इनके कि किस किस प्रकार की मृदा हमारे भारत में मिलती है। अभी हम ये देख लेते हैं। अभी यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जैव, ह्यूमस। तो ह्यूमस कहाँ मिलता है, ये देखिए, ये ऊपरी स्तर की मृदा है हमारी। फिर यहाँ पे ही क्या होता है, यहाँ पे ही हमें ह्यूमस मिलते हैं। आप सबने देखा होगा ह्यूमस मतलब क्या होता है, इंग्लिश में ह्यूमस लिख रहा हूं मैं आपको, ये हिंदी में लिखा हुआ है। मतलब इनमें जैव कुछ जीवित चीजें होती है और अजैव, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई जीवन नहीं मिलेगा, ये सबसे नीचे है क्योंकि यहाँ पे जीवन नहीं होता।
इस तरीके की चट्टानें होती है, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा होता है, थोड़ा सा इस पे भी होता है, पर अंदर ही अंदर जीवन जो है कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी चीज हमें नहीं मिलती, ऊपर हमें मिल सकती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मृदा संसाधन। तो ये तो क्या हो गया? मृदा संसाधन। आप इसे बोल सकते हैं ये टॉप सॉइल है, ये सेकेंडरी, टर्शरी, फिर ये फोर्थ। इस तरीके से आप बता सकते हैं। टॉप सॉइल पे ह्यूमस होता है, दैट इज जे। अब इन मृदाओं का वर्गीकरण देखते हैं। ये जो भूमि है, जो हमारी सॉइल है, अभी हमने भूमि तो पढ़ ली, अब सॉइल की बात करें। तो सॉइल की प्रक्रिया, सॉइल मतलब मृदा, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं सॉइल। तो भारत की बात करेंगे अब से। अभी तक हमने सिर्फ मृदा की बात करी थी कि किस तरीके की मृदा होती है। अब हम सिर्फ भारत पे फोकस करेंगे कि भारत में किस तरीके की मृदा होती है। मृदा होती है किस तरीके की, वो तो हमने देख लिया। अब भारत में किस तरीके की मृदा होती है और वर्गीकरण उसके अनुसार करेंगे। तो भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियां, जलवायु, वनस्पतियां पाई जाती है। कई तरीके की भू आकृतियां देखी होगी आपने, सॉइल की, मृदा की, ठीक है। इस तरीके की जो सॉइल है उसकी कई तरीके की आकृतियां होती हैं। इस तरीके की कई सारी आकृतियां आपको मिल जाएगी सॉइल के अंदर। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। इस कारण से क्या हुआ है, कई तरीके की जो मृदाएं हैं, मिट्टियां जिसे हम कहते हैं, वो विकसित होती है। तो सॉइल में हम देखें, मृदा में हम देखें, तो सबसे पहली है जलोढ़ सॉइल। कौन सी सॉइल? जलोढ़ सॉइल। तो जलोढ़ सॉइल क्या होती है वो देखते हैं, मतलब जलोढ़ मृदा क्या होती है वो देखते हैं। तो यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, ये विस्तृत रूप से फैली हुई मृदा होती है, ठीक है। इसे हम एलुवियल सॉइल भी कहते हैं इंग्लिश में, जलोढ़ मृदा को। आप सबने एलुवियल का नाम सुना होगा। तो एलुवियल सॉइल या जलोढ़ सॉइल जो है, यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है, फैली हुई रहती है, और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी आपको आगे पता लगेगा कितना ज्यादा हमारा जो भूभाग है वो जलोढ़ मृदा में है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। जितना भी हमारा उत्तरी मैदान है ना, वो ज्यादातर जलोढ़ मृदा से बना हुआ। आप सबने यूपी का नाम सुना होगा, वहां पे जलोढ़ मृदा सबसे ज्यादा मिलती है। तो उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। यह मृदाएं हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। एक किससे बनी है? उनके द्वारा लाए गए निक्षेपों। कैसे? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी क्या करती है? मैंने अभी आपको क्या बताया, सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह पे कौन ले जाती है? ये नदियां ले जाती है। तो इस तरीके से नदियों की वजह से क्या होता है, अलग अलग तरीके की सॉइल बन जाती है। एक जगह से जहां से उसने सॉइल हटाई है वहां पे जो अलग तरीके की सॉइल बनी है, और फिर जहां पे उसने सॉइल वो वहां पे डिपॉजिट करी है, वहां पे अलग तरीके की सॉइल बनी है। तो अलग अलग तरीके की सॉइल बन जाती है इन नदियों के कारण। नदियां जब बहती है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके चली जाती है, तो सॉइल की अलग अलग आकृतियां, भू आकृतियां बन जाती है। अभी हम जलोढ़ की बात कर रहे हैं, तो जलोढ़ में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान, गुजरात तक फैल गई है। तो राजस्थान और गुजरात में भी इस तरीके की मृदाएं होती हैं। पूर्वी तटीय मैदान, विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने होते हैं। तो आपको ये जो मैं बता रहा हूं वो आप इस मैप से देख सकते हैं। ये देखिए, इसमें आपके मृदा के सारे प्रकार दिए होंगे। अभी हम जलोढ़ पढ़ रहे हैं, ये बाकी हम अभी पढ़ेंगे। तो जलोढ़, ये देखिए जलोढ़ क्या है, यहाँ पे इस तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने आपको क्या बताया, यूपी में जलोढ़ मृदा है। देखिए यूपी में कहाँ पे इधर जलोढ़ मृदा होगी, गुजरात में, राजस्थान में ये देखिए थोड़ी बहुत है, और यहाँ पे देखिए ब्रह्मपुत्र, ये गंगा, सिंधु, तो ये सब की वजह से बनती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए तटीय क्षेत्र जो हमारा ईस्ट वाला, जो हमारा पूरब है, तो वहां पे देखिए पूर्वी क्षेत्र में मिल रही है, नहीं मिल रही हमें ये जलोढ़ मृदा, तो वहां पे भी जलोढ़ मृदा मिलती है। वही यहाँ पे बात करी गई है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ये महानदी कहाँ पे है? उड़ीसा में। और उड़ीसा कहाँ पे? कोस्ट पे। इधर देखिए यहाँ पे इस तरीके के। तो यहां से हमें ये सारी चीजें पता लग सकती है। कावेरी, कावेरी भी आप जानते हैं इधर तमिलनाडु के उधर जो कोस्ट पे है, तो कावेरी नदियों में भी ये जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। तो इस तरीके की चीजें हमें
उससे पता लग जाती है मृदाओं के परिवार वर्गीकरण के इस मैप से इंडिया में किस तरीके का होता है। उसी तरीके से हम लाल, पर्वतवन, काली, लटराइट और शुष्क ये सारी मृदाएं पढ़ेंगे और इस मैप के अकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी मृदा है वो हमें आसानी से पता लगेगी। तो इस मैप को आप आसानी से याद कर लीजिए, इससे आपको आसानी होगी इन सबको समझने में। ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, जलोढ़ मृदा। तो आप सब ये देख रहे हैं इस तरीके की जलोढ़ मृदा होती है जो यूपी, राजस्थान, गुजरात, पूर्वी क्षेत्रों में, ब्रह्मपुत्रा, इन सारी जगहों पे मिलती है। ठीक है, तो अब हम जलोढ़ मृदा में आगे बढ़ते हैं कि जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट, मूर्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। तो जलोढ़ मृदा में इस तरीके की आप देख रहे हैं, यहाँ पे रेत हो गया, सिल्ट हो गया, इस तरीके की चीजें मिलती है। सिल्टेशन क्या होता है, पार्टिकल्स होते हैं पॉल्यूशन करने वाले, मगर यहाँ पे वो एक तरीके से फर्टिलाइजर का काम है। तो ये इस तरीके की जो है चीजें होती है जो यहाँ पे हमें मिल जाती है। ठीक है, और इसी कारण से यहाँ पे आसानी से हम एग्रीकल्चर या खेती करते हैं। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, मृदा के कणों का आकार बढ़ता चला जाता है। जैसे हम नदी का जो मुंह है वहां से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं ना, तो मृदा के जो कण है, जो भूमि है, सॉरी जो हमारी सॉइल है, जो मृदा है, उसके कण आकार में बड़े होते जाते हैं। ठीक है, अब नदी घाटी के ऊपरी भाग में जैसे ढाल भंग के समीप मोटे कण वाली मृदाएं पाई जाती है, ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार, चौ क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। आप सब जानते हैं तराई रीजन, तराई रीजन में क्या होता है, आप सब जल से तराई करते हैं, क्या करते हैं वहां पे जल से तराई करते नहीं करते, तो वहां पे जल वगैरह की चीजें होती है। तो पर्वतों से सारी की सारी नदियां जो है पर्वतों के साइड साइड पे निकल की जाती है, तो वहां तराई में कई तरीके की रीजन जो है बन जाती है, यहाँ पे इस तरीके की चीजें जो है बन जाती है। अब ये तो हो गया हमारा इस तरीके से कि ऊपर जो है मुंह पे तो क्या होता है कम, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं उनका आकार बड़ा होता जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे कणों के बारे में कि इन कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। मृदाओं की पहचान किससे होती है, उनकी आयु से भी हो जाती है। कोई जो सॉइल या मृदा है वो 500-150 साल पुरानी होगी, कोई अभी जस्ट नहीं डेवलप हुई होगी कुछ नदी के कुछ बहाव के कारण, तो इस तरीके से डेवलप हो जाती है, उनकी आयु भी होती है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती है, किसी में कंकर होंगे, किसी में कंकर नहीं होंगे, किसी में रेत होंगे, तो इस तरीके की आधार पर हम करते हैं, इनको बांट सकते हैं। तो आयु के आधार पर अगर हम इस जलोढ़ मृदा को या एलुवियल सॉइल को बांटे तो हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, पुराना जलोढ़ या बांगर, और दूसरा क्या है, नया जलोढ़ या खादर। नया जलोढ़ या खादर। तो आप सबको पता होगा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बांगर और खादर। क्या ये पुराना जलोढ़ है? अब जब पुराना जलोढ़ है तो यहाँ पे जो कंकर है, पत्थर है, वो आपको ज्यादा मिलेंगे, और जो नया जलोढ़ है वहां पे कंकर पत्थर आपको कम मिलेंगे। ठीक है, अब अगर बांगर मृदा में देखिए क्या लिख रहा है यहाँ, बांगर मृदा में कंकर राशियों की मात्रा ज्यादा होती है, जैसा मैंने आपको बताया बांगर में ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये पुराने हैं, उस टाइम पे कंकर पत्थर ज्यादा थे, आज के टाइम पे नया खादर बनाया जलोढ़ का, तो वहां पे इतना नहीं है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते, मगर ये जो नई हमारी मृदा है जलोढ़ वाली, उसमें बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण होते हैं, निहित जो कण है वो ज्यादा होते हैं इसमें खादर में कंपेयर टू बांगर, मगर बांगर में जो है कंकड़ ज्यादा है, इसमें कंकड़ कम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये हमारे दो भाग हो गए। आपसे पूछा जा सकता है जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, एक बांगर एक खादर, या एक पुरानी मृदा और एक नई जलोढ़ मृदा। अब देखते हैं, जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है, जैसे मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा खेती यूपी में आज के जमाने में होती है। क्यों? और उस पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारी डिपेंड है, सबसे ज्यादा जनसंख्या है हमारी वहां पर। तो वो क्यों है? क्योंकि वहां की जो भूमि है वो उपजाऊ है,
हमें वहां पे उपजाऊ भूमि मिलती है, तो इसका मतलब हम वहां पे आसानी से खेती कर सकते हैं। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटाश, फास्फोरस, चूना युक्त होती है, जो इनको गन्ने, चावल, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। ये सारी फसलें वहां पे उगा सकते हैं, इस वजह से ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे रहती है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। आप सब जानते हैं यूपी में सबसे कितनी ज्यादा कृषि की जाती है, और यहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। आप सब जानते हैं यूपी में कितनी ज्यादा जनसंख्या है। सूखे क्षेत्रों की मृदाएं अधिक क्षारीय होती है। जो सूखे क्षेत्र होते हैं ना, जैसे मैंने कागर बहातर बताया आपको गांव, इनमें कंकर पत्थर ये सब होते हैं, तो वहां पे जो है क्षारीयता ज्यादा होती है। अम्ल और क्षार का नाम आपने सुना ही होगा, तो इसमें क्षार है ये। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अगर हम इन्हें सही सिंचाई दें, सही उपचार दें, सही इनको जो है न्यूट्रिएंट्स दें, सही इनके जो कण है इनको पोषण दें, तो हमें ज्यादा से ज्यादा फसलें मिल सकती है इनसे, और हम ज्यादा से ज्यादा फसलों का यहाँ पे उगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा आपको समझने में आई? जलोढ़ मृदा दो भाग, बांगर खादी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद आती है हमारी काली मृदा। तो ये काली मृदा जो है हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आप यहां से देखिए, काली मृदा सिर्फ इनमें ही मिल रही है, और छोटे छोटे कणों में। ये हम अगले टॉपिक में अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।